स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में अपन ने बात की थी वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर फंजाई के लिए, जिसमें से अपन ने एक फंगस की जो डिजीज है वो किस पैथोजन के कारण कॉज होती है और उस पैथोजन्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये अपन ने देख लिया था। तो आज अपन उसी पेपर के पेपर सेकंड और यूनिट थर्ड की बात करते हैं। अपन आज बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सरसों का सफ़ेद रोली रोग। सरसों का सफ़ेद रोली रोग। अपन ने इसके बारे में ये जो है कुछ पॉइंट्स थे, किसी भी डिजीज़ को कॉज करने के लिए कौन सा पैथोजन आवश्यक है, कौन सा उसके लिए होस्ट आवश्यक है, वो होस्ट जब होस्ट के ऊपर एक पैथोजन अपने सिम्टम्स कोज करता है तो होस्ट के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अपन ने इसका होस्ट जो है एक पर्पोसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होस्ट, इसका होस्ट अपन ने देख लिया था, सरसों है। मस्टर्ड, इसका पैथोजन, पैथोजन का हिंदी होता है रोग जनक, रोग को पैदा करने वाला पिता, रोग जनक पैथोजन। इसका पैथोजन जो है वो कौन है, एक रस्ट है, और रस्ट में भी कौन है, एल्बुगो, और एल्बुगो के साथ उसका बॉटनिकल नेम हो जाता है एल्बुगो कॉन्डिडा, एल्बुगो कॉन्डिडा। यहाँ तक अपन ने लास्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से एल्बुगो कैंडिडा जो है वो अपना संक्रमण एक सरसों के प्लांट पे उत्पन्न करता है, और सरसों के प्लांट के ऊपर किस किस टाइप से उसके सिम्टम्स, लक्षण जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे हमने देखा था उसके अंदर कि एक पैथोजन जब होस्ट के ऊपर संक्रमण करता है तो पैथोजन के जो है उसका माइसीलियम जो है वो किस टाइप का होता है, किस टाइप से वो अपना जर्मिनेशन करता है, किस तरीके से उसके ऊपर पाउडर फॉर्मेशन में स्पोट बनते हैं, किस तरीके से वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के लिए वो अलैंगिक जनन मेथड्स यूज करता है या फिर वो लैंगिक जनन की मेथड्स यूज करता है। इन सब के बारे में अपन ने देख लिया था। आज अपन चलते हैं इसकी इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं हेतु विज्ञान। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में लिखा जाता है सबसे पहले उसके पैथोजन का नेम। तो अपन यहाँ पैथोजन का नेम लिखेंगे, पैथोजन एल्बुगो कॉन्डिडा। इसको हमेशा अंडरलाइन करते हैं, ये ध्यान रखना। एल्बुगो यानी कि जब भी हम किसी होस्ट का या किसी पैथोजन का नेम लिखते हैं, होस्ट का जब बॉटनिकल नेम लिखते हैं तब भी उसको अंडरलाइन करते हैं, यदि कॉमन नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। लेकिन जब उसका बॉटनिकल नेम लिखा जाता है तो उसको अंडरलाइन करते हैं, या किसी भी फंगस का या बैक्टीरिया का या पैथोजन जो भी है उसका नाम लिखते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो इसका पैथोजन कौन होगा, एल्बुगो कॉन्डिडा। अब हमें इस एल्बुगो कॉन्डिडा के
टोटल कैरेक्टर्स बताने पड़ेंगे। पहले हमने सिम्टम्स समझाए। सिम्टम्स हमेशा उस होस्ट के लिखते हैं कि एक होस्ट प्लांट के ऊपर जैसे ही एक पैथोजन ने अपना अटैक किया, तो जब पैथोजन ने अपना संक्रमण किया तो होस्ट प्लांट के ऊपर उसकी बॉडी ने कैसे सिम्टम्स शो किए कि जैसे उसकी बॉडी है, उसने वाइट फॉर्मेशन में दिखाया, जो लीफ थी जो ग्रीन कलर की थी वो इस संक्रमण के कारण बाद में कैसी हो गई, सफ़ेद रंग की हो गई, सफ़ेद रंग की। तो ये सारे सिम्टम्स तो किसके हैं, एक होस्ट प्लांट के। ईटियोलॉजी में किसके लिखते हैं, एक पैथोजन के सिम्टम्स लिखते हैं, जो रोग उत्पन्न करता है उसके सिम्टम्स लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट सिम्टम्स हम लिखते हैं कि जो पैथोजन है, जो रोग फैलाने वाला कारक है, वो एक ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट को कहते हैं अविकल्पी, मतलब उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर उसको सरसों नहीं मिली तो वो किसी दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर अपना संक्रमण नहीं कर सकता। एंडो मीन्स अंतः, परजीवी मीन्स परपोषी, अविकल्पी अंतः परपोषी, यानी कि वो उसके ऊपर एक अविकल्पी के रूप में रहेगा और उसकी अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनसे क्या लेगा, वो पोषण का अवशोषण करेगा। किसके रूप में, एक परपोषी के रूप में, एक परपोषी के रूप में। होस्ट भी एक परपोषी होता है, पैरासाइट्स एक परजीवी होता है। तो एंडो अंतः परजीवी, अंतः परजीवी, ये जो अंतः परजीवी है ये इसका भी एक टाइप हो जाता है कि ये केवल कौन सी सेल में होगा, इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर अंतः कोशिकीय, कोशिका के अंदर ही रहेगा ये और कोशिका के अंदर ही रह करके क्या करेगा, अपना संक्रमण जो है वो उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट नंबर 2 जो कैरेक्टर है वो आता है इसके माइसीलियम का। माइसीलियम, माइसीलियम अपन जानते ही हैं कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा संरचना होती है। ये धागे नुमा संरचना किसकी होती है, एक फंगस का जो पैथोजन है उसकी होती है। यदि ये धागे नुमा संरचना एक सिंगल धागे के रूप में हो, एक सिंगल हेयर्स के रूप में हो, तब तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और जब बहुत सारी हाइफी क्या बना लें, एक बंच बना लें, एक गुच्छा बना लें, तो वो गुच्छा क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। तो जो पैथोजन है एल्बुगो कैंडिडा, इसका माइसीलियम जो है वो कोशिकाओं के अंदर फैला हुआ होता है और खुद भी कैसा होता है, शाखित होता है। तो क्या कहते हैं, इंटर ब्रांच्ड, अंतः शाखित, क्या कहते हैं इसको, अंतः शाखित होता है वो। और साथ ही कैसा होता है, इंटरसेलुलर भी होता है, अंतः कोशिकीय। और साथ ही कैसा होता है, यह अंतः कोशिकीय भी होता है और अंतः शाखित भी होते हैं। और इसके साथ साथ यह सहकोशिकीय भी होता है। कोइनोसाइटिक भी होता है, सहकोशिकीय, मतलब इसकी कोशिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसकी कोशिकाओं के अंदर। इसकी कोशिकाओं में केंद्रक भी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर पोषण को अवशोषित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, चुस्कांग उपस्थित होते हैं। चुस्कांग क्या होते हैं, इसके अंदर उपस्थित होते हैं, यानी कि होस्टोरिया जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे मेन कैरेक्टर क्या है कि ये जो पैथोजन है एल्बुगो कैंडिडा, इस पैथोजन का सबसे बड़ा है
कि ये ऑब्लिगेट होता है यानी कि अविकल्पी। अगर इस पैथोजन को यानी कि एल्बुगो कैंडिडा को अगर इसका होस्ट प्लांट नहीं मिलता है तो ये अपना संक्रमण नहीं करेगा, इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। यानी कि ब्रैसिकेसी क्रूसीफेरी फैमिली के अलावा अगर इसको ग्रैमिनी फैमिली, पोएसी फैमिली या फिर एपोएसी फैमिली या सोलनेसी फैमिली का अगर मेंबर मिलता है तो ये उसके ऊपर संक्रमण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये केवल किस पे संक्रमण करता है? क्रूसीफेरी फैमिली पे संक्रमण करता है। तो क्रूसीफेरी फैमिली ही इसके लिए क्या है? एक पैरासाइट्स फैमिली है। तो जो ये कैसा पैथोजन होता है? ऑब्लिगेट, अविकल्पी पैथोजन होता है। और अविकल्पी होने के साथ साथ कहाँ रहता है? ये कोशिकाओं के अंदर रहता है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है अंतर पैरासाइट्स। परजीवी, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, ये 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो केवल दूसरों से भोजन लेता है। सहजीवी का मतलब है दूसरों के साथ रह कर के अपना जीवन यापन करता है, जैसे लाइकेन। एक होता है मृतोपजीवी जो मरे हुए जीवों से ही केवल भोजन का अवशोषण करता है। तो ये कैसा होता है? परजीवी होता है, यानी दूसरे जीवों से भोजन का अवशोषण करता है। और वो जीव कैसा होता है? जीवित जीव होता है, इसलिए इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, क्या? ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स। अब बात आती है उसके माइसीलियम की। माइसीलियम उसके कोशिकांग होते हैं। वो कोशिकांग या तो अंतः शाखित होते हैं, कोशिकाओं के अंदर ही शाखित होते हैं, और अंतः सेलुलर होते हैं, अंतः कोशिकी भी होते हैं, शाखित भी होते हैं, और उनमें केंद्रक भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कोइनोसाइटिक। और साथ ही उसमें चुस्कांग ऑस्टोरिया भोजन को अवशोषित करने के लिए, क्योंकि ये कैसा है? परजीवी है एक, इसलिए भोजन को अवशोषित करने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? चुस्कांग पाए जाते हैं, ऑस्टोरिया पाए जाते हैं। और ये इन चुस्कांगों के द्वारा क्या करते हैं? अपने भोजन का अवशोषण करते हैं। ये हुआ टोटल इसका। नेक्स्ट जो है वो अपन बात करते हैं इसके स्पोरेंजिया की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी स्पोरेंजिया के लिए कि इनकी स्पोरेंजिया किस टाइप की होती है। इनकी जो स्पोरेंजिया होती है वो एक बेसिपिटल सीक्वेंस में मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। और जब वो बेसिपिटल सीक्वेंस में बनती है, इसका मतलब जो सबसे पहले बनेगी वो सबसे पहले पकेगी। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है इसका, वो इसकी स्पोरेंजिया का मैच्योरेशन आता है। स्पोरेंजिया बीजाणुधानी का परिपक्वन, मैच्योरेशन। बीजाणुधानी जो है इस फैमिली के अंदर, इस पैथोजन के अंदर जो स्पोरेंजिया बनती हैं वो बनती हैं बेसिपिटल तल अभिसारी, तल अभिसारी क्रम में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब होता है कि जो स्पोरेंजिया सबसे पहले बनेगी वो स्पोरेंजिया सबसे पहले पकेगी। जो स्पोरेंजिया सबसे पहले बनेगी वो स्पोरेंजिया सबसे पहले पकेगी भी। और जैसे ही उसके अंदर मैच्योरेशन होता है तो स्पोरेंजिया बाहर की ओर क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे निकल जाती हैं। जैसे ही ये स्पोरेंजिया बाहर निकलती हैं तो निकलने के साथ साथ इसके अंदर जो उपस्थित स्पोर होते हैं वो सारे स्पोर भी क्या होते हैं? बाहर की तरफ आ जाते हैं। और इनके बाहर आने के कारण धीरे धीरे ये स्पोर क्या होते हैं? पूरे वातावरण के अंदर फैल जाते हैं। जैसे ये वातावरण में फैलते हैं तो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या उत्पन्न कर देते हैं? अपना संक्रमण जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम के रूप में समझा देती हूँ आपको कि किस तरीके से ये स्पोरेंजिया बनती है। जैसे सपोज करो कि ये एक माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है,
जैसे ही ये अपना डेवलपमेंट करेगा, इसको पोषण मिलेगा, तो ये एक स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करेगा। ये स्पोरेंजिया आगे की ओर इस तरीके से जो है वो बढ़ती हुई चली जाएंगी और इस तरीके से इसके अंदर ये स्पोरेंजिया जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो हैं वो क्या कहलाती हैं? बीजाणुधानी। इनके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? बीजाणु, स्पोर भरे हुए होते हैं। ये होते हैं इनके अंदर स्पोर, बीजाणु। जैसे ही ये बीजाणुधानियाँ परिपक्व होती हैं, ये बीजाणुओं के चारों तरफ ये जो पतली वॉल होती है ये क्या होती है? फट जाती है और इसके फटते ही ये बीजाणु क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं वातावरण में। और जैसे ही ये वातावरण में आते हैं तो वायु द्वारा, जल द्वारा, किसी मानव द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा क्या होते हैं? ये बाहर वातावरण में फैल जाते हैं और वापस अपना नया जो है होस्ट प्लांट ढूंढ लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इसके लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, इनके जनरल कैरेक्टर जब मैंने आपको समझाए थे लास्ट एपिसोड में, तब मैंने आपको ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था कि अलैंगिक जो जनन है वो एक कॉनिडिया के फॉर्मेशन में या एक स्पोरेंजिया के फॉर्मेशन में होता है, लेकिन लैंगिक जनन जो है वो एक ऊगोनिया और एक एंथ्रिडिया के द्वारा होता है। यानी कि ऊगोनिया और एंथ्रिडिया दोनों ही क्या होते हैं? मेल और फीमेल, दो अलग अलग टाइप के होते हैं और ये दोनों क्या करते हैं? अपना परिपक्वन करते हैं और जैसे ही ये पकते हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो स्पोरेंजिया होती हैं वो क्या करती हैं? एक दूसरे की वॉल के कांटेक्ट में आकर के फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं। तो वो उस ट्यूब का नाम क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा वो क्या होते हैं? एक ऊगोनिया से एक एंथ्रिडिया में या एक एंथ्रिडिया से एक ऊगोनिया के अंदर जो स्पोर होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अपन इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से एक लैंगिक जनन के लिए उसके अंदर ऊगोनिया और एंथ्रिडिया का फॉर्मेशन बनता है और वो फिर एंथ्रिडिया के अंदर बने हुए स्पोर जो हैं वो किस टाइप से अपने मैच्योरेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करते हैं और अपने स्पोर बनाते हैं। जैसे ये है एक एंथ्रिडिया, ओके, जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं? स्पोर। एंथ्रिडिया ये है एक ऊगोनिया, ये है एक ऊगोनिया जिसके अंदर भी स्पोर प्रेजेंट है। अब ये दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और क्या बना देती हैं? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा, इसको कहते हैं हिंदी में निषेचन नलिका। इस निषेचन नलिका के द्वारा इस एंथ्रिडिया के स्पोर इस ऊगोनिया में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो सारे स्पोर क्या करते हैं? एक निषेचन करते हैं, जनन करते हैं, एक फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? एक जू स्पोर का। यानी कि बनने वाला स्पोर कैसा होगा? विद फ्लैजिलेट होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है? जू स्पोर। और जब इसकी ये दोनों फ्लैजिला गिर जाती है तो इसी जू स्पोर का नाम क्या होता है? ओ स्पोर।
इसी जू स्पोर का नाम क्या होता है? ऊ स्पोर होता है। तो अपन बात करते हैं कि ये लैंगिक जनन की, कि लैंगिक जनन जब होगा तो इसके अंदर एंथीडिया भी बनेंगी और आर्किगोनिया भी बनेगी। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और कांटेक्ट के द्वारा क्या करेंगी, ये अपने एंथीडियल स्पोर और ऊगोनियल स्पोर यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा ट्रांसफ़र करेंगी। जैसे ही वो ट्रांसफ़र करेंगे तो सिंपल बात है कि अपोजिट टाइप के स्पोर हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपना फ्यूज़न करेंगे। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ अपना फ्यूजन करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, जू स्पोर का। ये जू स्पोर क्या बना देंगे, फ्लैजिला गिरा करके ओ स्पोर। तो ये हुआ आज अपना इसका ईटियोलॉजी की कहानी पूरी, कि ईटियोलॉजी के अंदर किस तरीके से एक पैथोजन जो है वो अपना संक्रमण करता है और किस तरीके से अपने सिम्टम्स जो हैं वो एक प्लांट के ऊपर खोज करता है। आज अपन बात करते हैं जानपादिक रोग विज्ञान, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी जो है जानपादिक विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, इस विज्ञान के अंदर क्या करते हैं कि इस डिजीज़ का सबसे बड़ा रोग उत्पन्न करने वाला, रोग को फैलाने वाला कारक जो है वो कौन सा है, उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखते हैं एपिडेमियोलॉजी, जानपादिक हेतु विज्ञान, या इसकी जगह यूज कर लिया जाता है विज्ञान, जानपादिक विज्ञान। एपिडेमियोलॉजी, एपी मीन्स ऊपर, डेमियो मीन्स सीड्स, स्टेम, फ्लावर, लोगस मीन्स स्टडी, अध्ययन। किसके ऊपर अध्ययन करें हम, एक प्लांट के ऊपर खोज करने वाले पैथोजन की स्टडी जब हम करते हैं तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एपिडेमियोलॉजी। अब अपन बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के कैरेक्टर्स की। फर्स्ट कैरेक्टर अपन पढ़ रहे हैं, डिजीज़ का नाम ही क्या है, वाइट रस्ट, सफ़ेद रोली रोग। तो जो वाइट रस्ट है वो किसके कारण फैलती है, सीड के कारण भी फैलती है और सॉइल के कारण भी। सीड को कहते हैं बीज और सॉइल को कहते हैं मृदा। इसका जन्म होता है इसलिए उसको बोलते हैं बोर्न। बीज जनिक और मृदा जनिक, इसी से ये शब्द बना है जानपादिक विज्ञान। सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, ये 3 टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में अपन ने जनरल कैरेक्टर में देखा था। एक होते हैं सीड बॉर्न, एक थे सॉइल बॉर्न और एक थे एयरबॉर्न, यानी कि बीज के द्वारा फैलने वाले, मृदा के द्वारा फैलने वाले और वायु के द्वारा फैलने वाले रोग। सपोज करो इस बार खेत में आपने सरसों ग्रो करवाई थी, सरसों के ऊपर सफ़ेद रोली रोग फैला हुआ था। जैसे आपने सरसों की फसल काटी, थ्रेसिंग करवाई, तो उस थ्रेसिंग के कारण कुछ स्पोर हवा में उड़ते हैं और दूर दूर तक वातावरण में फैल जाते हैं। कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जहाँ थ्रेसिंग करवाई
उसी जगह किस में गिर जाते हैं, सोइल में गिर जाते हैं। कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जब आपने थ्रेशरिंग करवाई तो किस पे चिपक जाते हैं, सीड पे चिपक जाते हैं। फंगस के स्पोर थ्रेशिंग के पश्चात सीड पे चिपके, कुछ स्पोर मृदा में गिर गए और कुछ स्पोर सोइल के हवा के अंदर उड़ गए हवा में। लेकिन कुछ टाइम बाद में वो स्पोर हवा से वापस किस में गिर जाते हैं, सोइल के अंदर गिर जाते हैं। किसमें, हवा में उड़ते रहे कई दिनों तक, जैसे उनको नमी मिली, नमी को अवशोषित करके भारी हो गए और किस में गिर गए, सोइल में गिर गए। तो जैसे ही हम अपन बात करते हैं वाइट रस्ट की, तो वाइट रस्ट जो है रोग किसके कारण फैलता है, एक बीज के ऊपर चिपके हुए स्पोर के कारण या एक मृदा में पड़े हुए फंगस के स्पोर के कारण ये रोग फैलता है। तो वाइट रस्ट डिजीज का सबसे बड़ा रोग फैलने का कारण क्या है, बीज और सॉइल। इसलिए इस डिजीज का नाम ही क्या रखा जाता है, सीड बॉर्न डिजीज एंड सॉइल बॉर्न डिजीज। बीज जनिक रोग व मृदा जनिक रोग। इस तरीके से जो है अपन एपिडेमियोलॉजी के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ते हैं इसका, वाइट रस्ट का। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग। वैज्ञानिक का नाम था शर्मा अग्रवाल और इसी के साथ था सिंह। सिंह के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बीपी सिंह, सिंह पांडे जैन। इन्होंने कब 1914 के अंदर क्या बताया कि वो स्पोर किसके चिपके हुए होते हैं, सीड सरफेस पर। ये उस स्पोर किस पे चिपके हुए होते हैं, सीड की सरफेस पर चिपके हुए होते हैं। और जैसे ही संक्रमण बढ़ता है तो ये सीड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 3 सिम्टम्स, कि प्रत्येक वर्ष इस रोग का क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक वर्ष क्या होती है, पुनरावृत्ति। किसकी, रोग की। क्यों पुनरावृत्ति क्यों होती है, कारण ये सारे किस में पड़े हुए रहते हैं, ये स्पोर सॉइल में पड़े हुए रहते हैं। सॉइल के अंदर जब ये स्पोर पड़े हुए होते हैं, अगले वर्ष क्या होती है, ये स्पोर जैसे ही इनको नमी मिलती है तो ये क्या करते हैं, अपना जर्मिनेशन करते हैं। जैसे ही ये अपना जर्मिनेशन करते हैं, ये वो स्पोर, तो हर वर्ष इसका क्या हो जाता है, पुनरावृत्ति होने लग जाती है। और उस पुनरावृत्ति के कारण सोइल में पड़े हुए जितने भी स्पोर होते हैं वो सारे प्रतिवर्ष क्या करते हैं, अपना अंकुरण करते हैं और रोग को फैलाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस स्पोर ने अपना जर्मिनेशन तो कर लिया, लेकिन जो इसका परपोसी प्लांट है उसके अंदर प्रवेश कैसे करेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। स्पोर सॉइल में पड़े हुए थे, जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ मिली तो इस स्पोर ने क्या किया, अपना अंकुरण किया। अब अंकुरण तो कर लिया, लेकिन होस्ट प्लांट में ये प्रवेश कैसे करेगा। जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो हम वापस क्या उगाते हैं, सरसों उगाते हैं। और जैसे ही हम सरसों को ग्रो करवाते हैं तो सरसों के पादप की जो लीफ होती हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊं कि ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर
ऐसे छोटे छोटे